आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद इस टॉपिक को पढ़ते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप महाद्वीप में फ्रांस की क्रांति जो होती है, फ्रांस की क्रांति से कुछ सिद्धांत निकल के आते हैं कि मानव के कुछ अधिकार होते हैं, मानव को स्वतंत्र होना चाहिए, उसको पराधीन नहीं रखा जा सकता है, उसको भोजन मिलना चाहिए अनिवार्य रूप से, उसके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, उनको सारे अधिकार मिलने चाहिए। ये सारी एक सामान्य सी विचारधारा निकल के आती है और एक फार्मूला निकलता है, एक तरह से कह सकते हैं, जो पूरे यूरोप में रन करता है कि जो शासक है वो निरंकुश नहीं हो सकता, वो कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। वो जो शासक है वो शासक सिर्फ इसलिए है क्योंकि वहां पर जनता है, तो इसलिए जनता महत्वपूर्ण है। जनता का दुखी नहीं होना चाहिए, जनता को आर्थिक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए, जनता को भूखों नहीं मरना चाहिए। ऐसी एक संकल्पना निकल के आती है यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति से, और वो जो प्रोफार्मा निकलता है, एक तरह से जो विचारधारा निकलती है, वो संपूर्ण यूरोप जगत में देश एक के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे देश में, और ऐसे करके वो पूरे यूरोप महाद्वीप में फैलती है। और यूरोप महाद्वीप के बाद वो औपनिवेशिक काल में जो कॉलोनियल एज रहा है, जिसमें जो है यूरोप के देशों ने जो है वो डच रहे हो, चाहे फ्रांसीसी रहे हो, चाहे अंग्रेज रहे हो, चाहे पुर्तगाली रहे हो, इन लोगों ने जो कॉलोनियां बनानी शुरू की विभिन्न देशों में अपनी, तो उसी क्रम में वो विचारधारा भी इनके साथ साथ रन करती हुई उन देशों तक पहुंचती है, साहित्य के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कविता कहानियों के माध्यम से। ऐसे करके ये सारी विचारधारा जो होती है वो एक देश से दूसरे देश तक पहुंचती है, और कहीं ना कहीं उन देशों में भी ऐसी परिस्थितियां बनी जिससे एक राष्ट्रीयता की भावना आई, संपूर्ण मानव जगत उस देश का एकजुट हुआ, तो उसके पीछे भी कुछ न कुछ तत्कालीन परिस्थितियां बनी, और कहीं ना कहीं इन विदेशी ताकतों ने भी उनको सहयोग किया। तो आइए हम इसी को आगे देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद जो है भारत में राष्ट्रवाद जो आता है वो कैसे आता है, कौन सी परिस्थितियां ऐसी बनी कि भारत जो अलग अलग राज्यों में, रजवाड़ों में बटा हुआ था, छिन्न भिन्न राज्य कह सकते हैं, और आज से नहीं, वो मेडवल इंडिया जो मध्य भारत है, मध्य भारत की जो शुरुआत होती है उसी कालखंड से बटा हुआ था। तो कैसे एकजुट होने के लिए सब आगे बढ़े, और कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई, कौन सी ऐसी आवश्यकता आ गई कि सबको ऐसा लगने लगा कि हमें एकजुट होना चाहिए, एक राष्ट्रीय संकल्पना होनी चाहिए, ना कि मैं उत्तर भारत का हूं, आप दक्षिण भारत के हो, आप पश्चिम के हो, आप पूरब के हो, ये विचारधारा हो, ना कि आप इस रजवाड़े के हो, आप उस रजवाड़े के हो। ये रजवाड़ा, ये राष्ट्रीयता की संकल्पना में परिवर्तित होने लगे, सब एकजुट होने लगे। इसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तो इसी को हमें आगे यहाँ पर देखना है। तो ठीक है, आइए देखते जरा सा। तो जो राष्ट्रवाद है, तो सिंपल सा कहेंगे हम सामान्य शब्दों में कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा, यानी एक देश है, कोई भौगोलिक सीमा है चारों तरफ, एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के, जो रहते हैं लोग वहां पर, लोगों के बीच, उनके आपस में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का आना, यानी राजनैतिक अधिकार पे बटे ना हो, आर्थिक मामलों में भिन्न अलग अलग विचारधारा के लोग ना हो, सामाजिक स्तरों पे भी चरणों में ना बटे हों, ना ही सांस्कृतिक विविधता को लेकर आपस में लड़ने लगते हों। तो जब ये स्थितियां समाप्त हो जाएं कि राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभेद के बावजूद वो एकजुट हो जाएं, एक साथ आ जाएं, ऐसी स्थिति को राष्ट्रवाद कहते हैं। भाई आप किसके समर्थन में आ रहे हो? अपनी जाति के लिए भी नहीं प्रेरित हो, अपने धर्म के लिए भी नहीं परेशान हो, राजनैतिक अधिकारों के लिए भी नहीं परेशान हो कि हमें राजनीतिक अधिकार मिल जाए या राजनीतिक क्षेत्र में हम आगे बढ़ जाएं किसी को पीछे करके, इन सब के लिए आप परेशान नहीं हो, तो आप एकजुट हो रहे हो। तो क्यों हो रहे हो? तो उसका कारण यही है कि आप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए एकजुट हो रहे हो। ठीक, तो सिंपल था कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा में रहने वाले लोगों के बीच राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक एकता का आना राष्ट्रवाद की प्रारंभिक स्थिति है, राष्ट्रवाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, तो आइए देखते हैं कि इसके जो कारक है महत्वपूर्ण, वो कौन से हैं। तो इसके जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो उसका जो है एक निश्चित भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। भाई अगर भौगोलिक सीमा नहीं है, निर्धारित नहीं है, अभी हमें यही नहीं पता कि भारत की सीमा क्या है, तो हम किसको एक साथ जोड़ेंगे, किसको प्रेरित करेंगे कि आप राष्ट्र के लिए तैयार हो जाइए। भाई अगर हम कह रहे हैं कि तमिलनाडु हमारे में है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? तमिलनाडु से कहने जाएंगे? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सबको एक साथ राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ने के लिए जरूरी है कि एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो,
उसको एक्वायर किया जाए। ठीक, उसके बाद समुदायों के बीच एकता। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय एकता के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि समुदायों के बीच एकता, और जो सबसे घातक तत्व है वो भी यही है कि समुदायों के बीच एकता ना होना। राष्ट्रीयता या राष्ट्रवाद या किसी राष्ट्र की शांति जो है वो खतरे में पड़ जाती है यदि समुदायों में एकता ना रह जाए। कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों में सामुदायिक झंझावात बढ़ रहे हैं, सामुदायिक विभेद बढ़ रहा है, आपसी सामंजस्य कुछ ना कुछ समाज में कम हो रहे हैं। उसका एक अलग कारण है, एक अलग रीजन है, लेकिन यहाँ पर ये चीज देखेंगे, ये जरूरी है कि जिस देश को सुरक्षित रहना है, जिस देश को आंतरिक द्वंद्व से बचना है, आपसी कलह से बचना है, उसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उसके समुदाय जो है, अलग विभिन्न समुदाय के लोग हैं, उनके आपसी संबंध अच्छे होने चाहिए, आपसी वैमनस्य की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर राष्ट्रीय पहचान के प्रति समर्पण। ठीक, अब राष्ट्रीय पहचान क्या होती है भाई? मान लीजिए मैं बहराइच से निकलकर दिल्ली जाता हूँ, तो दिल्ली जाने पर वहां पर अगर कोई यूपी का व्यक्ति मिलता है तो एक फीलिंग आती है कि चलो नहीं अपने आसपास का तो एक उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति मिल गया, अच्छा लगता है। अगर लखनऊ जाते हैं, बहराइच का कोई मिल जाता है तो एक अच्छा लगता है कि हाँ अपने जिले का है। लेकिन उसी व्यक्ति से घंटाघर चौराहे पे मार कर लेते हैं बहराइच में रहते हुए, तो क्या है? ये यही है कि आप जब देश से बाहर निकलते हैं तो देश के प्रति प्रेम बढ़ता है, यानी कि एक अलगाव आपको लगाव की तरफ ले जाता है। ठीक, तो यही स्थिति हुई जब देश विभिन्न तरह की परिस्थितियों से घिरा, औपनिवेशिक काल में शोषण का शिकार हुआ, अपनी अधिकारों का हनन हुआ, तब लोगों में इस बात की चेष्टा हुई कि हमारी तो एक राष्ट्रीय पहचान होनी चाहिए, जैसे सारे देशों की है वैसे हमारी भी होनी चाहिए। ठीक, सिंपल था। तो राष्ट्रीय पहचान के प्रति समर्पण व्यक्तियों में अगर है, व्यक्ति चाहता है कि हमको हमारे जिले के नाम से, हमारे प्रदेश के नाम से ना पहचान कर विदेश में हमें हमारे राष्ट्र के नाम से पहचाना जाए, और इसके प्रति वो डिवोटेड होकर काम करता है, तो ये राष्ट्रवाद की अगली सीढ़ी होती है। अगली, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत का या दक्षिण भारत के किसी भी, भारत के किसी भी कोने का एक व्यक्ति अगर जाता है ओलंपिक में कोई मेडल जीत के आता है, तो वो ओलंपिक में जो मेडल जीत के आया है व्यक्ति, उससे ना हम कभी मिले हैं और ना हम उसे जानते हैं, ना वो हमको जानता है। दूसरी तरफ यह भी उम्मीद नहीं है कि आने वाले समय में हम उससे मुलाकात होगी या हम पूरे जीवन में उससे मिल पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी अगर वो रूस में, जर्मनी में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में मेडल जीतता है, तो हम बहराइच में बैठकर, लखनऊ में बैठकर, दिल्ली में बैठकर खुशी मनाते हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो हमारे राष्ट्र का है। यही राष्ट्रवाद की भावना है कि जब एयर स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक में आतंकवादी मारे जाते हैं, आतंकवादियों को मारने भारत की सेना जाती है, उस सेना में किस प्रदेश का कौन सा जवान है इस बात का कोई पता नहीं, हमारी जान पहचान का कोई है कोई पता नहीं, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में आक्रमण करने से, उस क्षेत्र पर जो है व्यवस्थाओं को स्थापित करने से हमें एक आत्मगौरव की अनुभूति होती है, स्वाभिमान, आत्मसम्मान की अनुभूति होती है। यही हमारा राष्ट्रवाद है, यही हमारा नेशनलिज्म का फंडा है। ठीक, तो आइए, जो राष्ट्रवाद है, तो हमने राष्ट्र की संकल्पना के बारे में पढ़ा, फिर इसके जो तत्व है, महत्वपूर्ण कारक है, वो ये है। अब हम आगे देखेंगे कि कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्यों? क्योंकि भारत तो पहले बटा हुआ था भाई। अगर प्राचीन काल में देखा जाए, प्राचीन काल में देखा जाए तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो कालखंड है, इसे आरंभिक साम्राज्यों का उदय माना जाता है। जैसे पहली सभ्यता हमारी चलती है नंबर 1 हड़प्पा। ठीक, इसे माना जाता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, यानी 2020 चल रहा है, इसमें 1750 जोड़ देंगे। ठीक, यानी लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता हड़प्पा है। ठीक, अब आज से समाप्त हुई ये काल है इनका 1750 ईसा पूर्व। अगर ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई तो हमारे 2020 में 1750 और जुड़ जाएंगे। ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जो सत्र इस समय चल रहा है उससे जितने ईसा पूर्व की बात हो रही उतने साल पहले की बात है, यानी कि आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई। उसके समाप्त होने के साथ ही 600 ईसा पूर्व जो हम ये देख रहे हैं,
यहाँ पर दोबारा से भारत में नगरों के उदय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि अशोक के अभिलेखों से मिलते हैं। अशोक का शिलालेख अभिलेख आप लोगों ने सुना ही होगा। तो होता क्या है कि आरंभिक साम्राज्यों का उदय होता है, नगरों का विकास होता है, कृषक वर्ग उत्पन्न होता है, और कृषक वर्ग के साथ साथ शिल्पकार वर्ग उत्पन्न होता है, कारीगर उत्पन्न होते हैं जो नगरों में बसते हैं, और जो कृषक है वो प्राय गांव क्षेत्रों में बसता है, उसे कृषि कार्य करने होते हैं, और जो शिल्पकार हैं, जो व्यापारी हैं, और जो शासक वर्ग है, वो समुदाय जो है वो शहरों में जाके बसता है। तो इस तरह से एक ग्रामीण सभ्यता और शहरी सभ्यता दोनों साथ साथ चलती हैं, और वो शहर नगर जो बसाए गए वो मूलतः नदियों के किनारे बसाए गए। और नदियों के किनारे पहले भी हड़प्पा सभ्यता में भी सारे नगर नदियों के किनारे थे, और द्वितीय आरंभिक सभ्यता जब उदय होता है इस समय भी सारे नगर नदियों के किनारे ही बसाए गए। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जो नदी होती है, नदी मार्ग से यातायात सुलभता से हो जाता है, नाव के माध्यम से वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो यही देखते हैं कि द्वितीय नगरीय क्रांति के समय अशोक सम्राट या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पूरा देश एक साथ एकजुट हुआ, लेकिन उसके बाद में जब सत्ता का विखंडन हुआ तो विखंडन होता ही चला गया लंबे समय तक। शक, कुषाण, हूण प्राचीन में आक्रमण करते हैं, फिर 712 से जो मोहम्मद बिन कासिम आता है वो आक्रमण करता है, फिर महमूद गजनवी, गोरी, ये सारे आक्रांता आते हैं, और फिर यहाँ पर गुलाम वंश की सत्ता की स्थापना हो जाती है। गुलाम, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सारे जो दिल्ली सल्तनत के शासक होते हैं ये इन राजवंशों के अंतर्गत शासन करते हैं। फिर गुलाम वंश के बाद जो है मुगलों का आक्रमण होता है, मुगलों का जो है वंश साम्राज्य कायम हो जाता है। तो इन सारी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि अगर अशोक के कालखंड को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से पूरा भारत विखंडित रहा है, और उस विखंडित राष्ट्र में कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी, कौन से ऐसे कारण बने कि सबको एकजुट होने के लिए आवश्यकता पड़ गई। जबकि अगर एकजुट हुए होते तो 1025 सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण महमूद गजनवी के द्वारा ये विफल कर लेते। उसके बाद दूसरा मौका, इससे पहले इनको मौका मिला 712 में, अगर एकजुट हो जाते सभी भारतीय तो मोहम्मद बिन कासिम ना आ पाता। फिर 1025 इसमें अगर ये एकजुट हो जाते तो शायद ये गौर गजनवी को पराजित कर देते। फिर 1206 में कुतुबुद्दीन स्थापना करता है, इसका जो शासक था वो था मोहम्मद गौरी। अगर यहाँ तीसरा मौका इनको मिला एकजुट होने का, यहाँ भी एकजुट नहीं हुए। इसको छोड़िए, आगे बढ़िए, 1526 बाबर आता है, यहाँ पर भी इनको मौका मिला, यहाँ पर भी एकजुट नहीं हुए। तो भारतीय 1, 2, 3, 4 बहुत बड़े बड़े मौके आए जिन्होंने देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, देश के ढांचे में बिल्कुल परिवर्तन कर दिया, एकदम जड़ तक चले गए राजनीतिक व्यवस्था के, लेकिन तब एकजुट नहीं हुए भारतीय। ऐसी कौन सी परिस्थिति बन गई कि ये आधुनिक भारत में एकजुट हो गए? तो मैं बता दूं, आधुनिक भारत में 1857 अंग्रेजों का जो कब्जा है 1600 ईस्वी के आसपास भारतीय क्षेत्रों में हो जाता है, और 1757 ये प्लासी का युद्ध है। प्लासी के युद्ध के बाद ये निर्णय हो जाता है कि भारत के भाग्य विधाता कौन होंगे, और वो होते हैं अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता। ठीक, अंग्रेज भारतीय व्यवस्था को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेते हैं, अपना वर्चस्व कायम कर लेते हैं, और शुरू करते हैं यहाँ से शोषणकारी नीतियां। तो शोषणकारी नीतियों में सबसे पहले वन संपदा उनके नजर में आती है। ओक की लकड़ी जो होती थी वो जहाज आदि बनाने में, इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने 9th वगैरह में पढ़ा भी होगा, 9th NCERT में दिया हुआ है कि जो है वन क्षेत्रों पर कब्जे के बारे में। तो उसमें ओक की लकड़ी होती थी, उससे क्या होता था कि जहाज बनाए जाते थे पानी के। ओक की लकड़ी पानी में लंबे समय तक चलती है, तो इस पर कब्जा करके, वन क्षेत्रों पर कब्जा करके वन अधिनियम लेके आए कि लोग वनों में ना जाए। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इसके क्षेत्र में काम हुआ, तो उस पर कब्जा किया। फिर कच्चा माल यहाँ से ले जाकर बना के ला के वापस यहाँ पर बेच लेना, तो एक तरह से धन का प्रवाह उधर होता था। तो ऐसी परिस्थितियां होती थी। फिर जो सूर्यास्त कानून हुआ, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं। तो इन सारे कानूनों ने क्या किया कि भारतीयों को एक तरह से शोषित किया। भारतीय जो थे उनका बहुत बड़े स्तर पर उनका शोषण किया इन लोगों ने, जिससे एक तरह से ये भारतीय आपे से बाहर हो गए। उनको लगने लगा कि अब बस की बात नहीं है, अब कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनसे मुक्ति मिल जाए। ठीक, तो ऐसी स्थिति में 1757 में पहली क्रांति होती है। ठीक, 1857 में जो क्रांति हुई उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है।
भारतीय इतिहासकारों की दृष्टि से। अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, ये एक छोटा सा विद्रोह था जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया था, ऐसा। ठीक, लेकिन इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस के मन में एक बात डाली, एक मैसेज डाला कि अगर हम प्रयास करें, बड़े स्तर पे प्रयास करें, तो अंग्रेजों से मुक्ति तो मिल सकती है। ठीक फिर दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने लोगों को एक मंच दिया जिससे वो अपनी बात रख सकते थे। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुई। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस के A.O. ह्यूम महोदय हैं वो सचिव बनाए गए थे। इसको ध्यान रखना, तो ऐसे पूछा भी जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष A.O. ह्यूम थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव वो थे A.O. ह्यूम। ठीक, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष और A.O. ह्यूम इसके सचिव। ठीक, ये होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से लोगों को एक संबल मिला, एक साहस मिला कि हमें एक मंच मिल गया, हम अपनी बात रख सकते हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर एक करने के लिए 1857 की क्रांति ने भूमिका निभाई। दूसरा, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया, लोगों को एक राष्ट्रीय संस्था बनी जिसमें सबको एकजुट करके काम किया। फिर उसके बाद अगला जो इनको प्रेरित करने वाला कारक था वो था ब्रिटिश शोषण। लॉर्ड डलहौजी नाम सुना ही होगा। इसकी बहुत ही प्रसिद्ध नीति है हड़प नीति। ठीक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। लैप्स कर लेना है, कोलैप्स कर देना। तो हड़प नीति में क्या करता है कि ये सतारा, नागपुर, झांसी, बघाट, संभल, इन सभी रजवाड़े क्षेत्रों को जो है अपने अधिकार क्षेत्र में मिला लेता है। करता क्या है, किसी को दत्तक पुत्र निषेध अधिनियम झांसी के साथ, किसी को जो है कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है ये आरोप लगाकर, तो ऐसे विभिन्न उसके कार्यों के माध्यम से, और खासकर उसने उत्तराधिकार अधिनियम जो वो लेके आता है जिसमें निषेध कर दिया जाता है कि अगर आपका कोई पुत्र नहीं है तो आप किसी को गोद नहीं ले सकते। खासकर इस व्यवस्था के माध्यम से इसने इस पर रोक लगाई और विभिन्न राज्यों को अपने क्षेत्र में मिलाया, जिससे होता क्या है कि रजवाड़ों में असंतोष व्याप्त होता है, और रजवाड़ों में जब असंतोष व्याप्त होता है तो कहीं ना कहीं वो आम जनता में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक व्यक्ति अगर किसी को डांटता है, तो अगर व्यक्ति डांटने वाले का कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो अपने नीचे वाले को डांटता है, तो ऐसे जो टेंशन होता है वो ट्रांसफर होता है। तो ऐसे जब शासक को चिंता होती है, शासक को टेंशन होता है, तो दरबारी प्रभावित होते हैं। दरबारी अपने घरों में जाकर प्रभावित करते हैं लोगों को, और वो जो घर के लोग होते हैं वो समुदाय को प्रभावित करते हैं, समुदाय के साथ पूरा राज्य क्षेत्र प्रभावित होता है। एक तरह से निगेटिव थॉट्स जो होते हैं, जो निगेटिव इमेज होती है वो बनती है। और यही हुआ अंग्रेजों के साथ कि जब इन्होंने रजवाड़े लोगों का शोषण किया तो वो जो टेंशन ट्रांसफर थ्योरी थी, यानी चिंता का स्थानांतरण, वो शासक से दरबारियों में, दरबारियों से उनके परिवार के लोगों में, परिवार के सदस्यों से क्षेत्र के लोगों में, और क्षेत्र के बाद पूरे साम्राज्य में। तो एक तरह से निगेटिव थॉट जो एक लंबे समय से शासक से जुड़े हुए लोग हैं और कई सौ सालों से उनके द्वारा शासित हो रहे हैं, तो उस परिवार के प्रति कहीं ना कहीं आस्था तो होती है, और उस परिवार पर आंच आएगी तो जो आंच लाने वाला होगा, जो उनका शोषण कर रहा होगा, जिनकी वजह से वो परेशान हो रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उनसे मुकाबले करने की स्थिति में वो आगे आएंगे। ठीक, तो ऐसी स्थितियां बनी जो है 1857 की क्रांति, फिर 1885 में एक राष्ट्रीय मंच का मिलना राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से, फिर ब्रिटिश शोषण ने सबको एकजुट करके एक राष्ट्रीय संकल्पना के लिए प्रेरित किया। दूसरा जो आर्थिक कारण था, तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्रों पे तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, करों के माध्यम से और उत्पादन के माध्यम से कि आपको क्या उत्पादन करना है, क्या नहीं उत्पादन करना है, इन सारे, इसमें हम नील आंदोलन भी देखेंगे आगे, तिनकठिया प्रणाली देखेंगे, सारी चीजें हम लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना जानना आवश्यक है कि कृषि क्षेत्रों में विभिन्न तरह के करों को लगा देने से आम जनमानस एक तरह से प्रभावित हुआ, और उसने प्रभावित होने के बाद एक नई व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक, ये हो गया। तो उसके बाद में होता क्या है कि धन निष्कासन, एक पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक,
उसके माध्यम से संपूर्ण जगत को, संपूर्ण भारत समुदाय को ये बताने का प्रयास किया कि कैसे अंग्रेज भारत से धन निकालकर ब्रिटेन को ले जा रहे हैं, ब्रिटेन को धनी कर रहे हैं और भारत को गरीब कर रहे हैं। ठीक, उद्योग धंधे जो छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो नष्ट हो गए। कैसे नष्ट हो गए? इसका कारण ये था कि भारत में बना हुआ कच्चा माल अंग्रेज ले जाते थे और वहां से लाकर मशीनों से बना हुआ, देखने में अच्छा लगने वाला सस्ता माल यहाँ पर बेचते थे, और यहाँ का जो हाथ से बना हुआ होता था, कुटीर उद्योग के माध्यम से बना हुआ होता था, वो कम बिकता था, ठीक, इनकी अपेक्षा। तो ऐसे में यहाँ के जो छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, वो प्रभावित हुए। ठीक, अगला जो इसका स्टेप आता है वो है सांस्कृतिक कारण, यानी कि हमने देखा कि आर्थिक कारण, ये सारे आर्थिक कारण थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। फिर सांस्कृतिक कारण कौन से थे? तो अंग्रेजी शिक्षा पर बल, अंग्रेजों को चाहिए थे अंग्रेजों की तरह अंग्रेजों की तरह दिमाग रखने वाला, सोचने वाला व्यक्ति चाहिए था जो उनके लिए क्लर्क का काम कर सके। ठीक, क्लर्क का काम से, यानी अधिकारी जो होते थे वो ब्रिटेन से आते थे, लेकिन यहाँ पर उनको कम मूल्य पर क्लर्क का काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, और उस क्लर्क के लिए आवश्यक था कि उसको अंग्रेजी आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी शिक्षा पर इन्होंने बल दिया, जिसके कारण जो भारत की वैदिक शिक्षा थी, जो भारत की प्राचीन सभ्यता थी, वो प्रभावित हुई। तो लोगों को एक लगा कि हमारा सांस्कृतिक पतन हो रहा है अंग्रेजों के आगमन से, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारा कल्चर है, वो कहीं ना कहीं इनकी वजह से विनष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ठीक, अगला जो था रेल का विकास। रेल का विकास का मुद्दा तो बहुत ही लंबा है। रेल के विकास से सबसे पहले जो काम हुआ वो ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र जहां से शोषण नहीं हो पाता था, अंग्रेज जहां पर नहीं पहुंच पाते थे, उन क्षेत्रों में पहुंचे रेलवे के माध्यम से, और उन क्षेत्रों का भी शोषण आरंभ हो गया। तो पहली स्थिति तो ये बनी, और जो दूसरी स्थिति थी वो ये बनी कि रेल में सभी को एक साथ यात्रा करनी होती थी, लेकिन भारत में उस समय वर्ण व्यवस्था व कह लीजिए कि जाति प्रथा काफी बड़े स्तर पर थी, हावी थी। तो इस जाति प्रथा के कारण सबको एक साथ बैठना नागवार था, और नागवार होने के कारण लोग ये सोचने लगे कि अंग्रेज जो ट्रेन चला रहे हैं, सबको एक साथ बिठाकर आगे ले जाने की, कहीं पर ले जाने की व्यवस्था जो ला रहे हैं, उससे हमारा धर्म नष्ट होगा सबके साथ बैठने से। ठीक, तो इससे भी मुक्ति मिलनी चाहिए। फिर समाचार पत्र पत्रिकाएं, मैंने पहले भी बताया कि समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से होता क्या है कि एक स्थान की विचारधारा, एक स्थान के सिद्धांत जो है वो दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब विचारों का आदान प्रदान होता है, तो लोग जो वहाँ की अच्छी चीजें होती हैं उनको सीखते हैं और उन्हीं की मांग करते हैं। ठीक, ये सारी स्थितियां बनी। तो लेकिन डर ये था कि अंग्रेज बहुत ताकतवर हैं, तो इसका डर रेगुलर बना रहता था। लेकिन जब अमेरिका की क्रांति हुई 1776 में, और अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। फिर फ्रांस की क्रांति 1789 में, तो फ्रांस वहां से पराजित हुआ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसके बाद में आगे रूस पर 1904-05 में जो रूस है वो पराजित हो जाता है जापान से। तो ऐसे में यूरोपीय महाद्वीप के देशों के बारे में एक जो विचारधारा थी कि इनको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये बहुत शक्तिशाली है, ये सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं अमेरिका में मात खाए, फ्रांस के शासक मात खाए, रूस जापान से मात खाता है। तो इन सारी चीजों को देखकर जनता के मन में एक जो है आत्मबल आता है, एक दृढ़ इच्छा आ जाती है कि हम अगर प्रयास करें तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को बाहर कर सकते हैं देश से। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि जो 1857 की क्रांति से पूर्व स्थिति थी, लोग अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए थे, लोग एक दूसरे से संपर्क में नहीं थे, जिसके कारण ये क्रांति विफल हो गई थी, वो स्थिति ना बनने पाए। ठीक, तो ऐसे में देश से बाहर निकालने के लिए अंग्रेजों के लिए सबसे आवश्यक था कि हम एक राष्ट्रीयता की भावना से आगे बढ़कर काम करें, और उस राष्ट्रीयता की भावना को जो बल मिला, जो कार्य करने का प्रयास हुआ, जो कार्य करने के लिए स्वावलंब मिला, जो आधार मिला, वो ये था कि राष्ट्रीयवाद का उदय, और राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। तो सिंपल सा हमको इन सारी बातों से एक चीज समझनी है कि जो भारत में राष्ट्रवाद है वो अंग्रेजों की, लगभग 80% अंग्रेजों की देन है, और 20% हमारे सामाजिक आंदोलन, दयानंद सरस्वती और विदेशी जो स्वदेशी पर बल, इन सारी चीजों की देन है। ठीक, अंग्रेजों के द्वारा दी गई परिस्थितियों ने कहीं काफी हद तक भारतीय जनमानस को इस बात के लिए प्रेरित किया
कि आप एक साथ आइए। यहाँ पर एक चीज छूट रही थी, इसको हमने देखा अब यहाँ पर, ये तीसरा था, ये चौथा पॉइंट है सामाजिक कारण, जिसमें राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण है, जो सामाजिक कारण है, उसमें ये था कि इस समय में विभिन्न तरह के सामाजिक आंदोलन, जैसे होम रूल लीग की स्थापना करना, ब्रह्म समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना, ये सारे जो समाज की स्थापना है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस में लोगों को अपनी प्राचीन सभ्यता, अपनी भूली हुई संस्कृति के बारे में स्मरण कराते हैं, याद कराते हैं, जिससे वो आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहीं पर दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। कहने का मतलब ये है कि जो भारत यहाँ पर, भारत में अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो गुलामी करवा रहे हैं, ये दैवीय नहीं है, ये भारत जो है भारतीयों के लिए, यानी आप प्रयास कीजिए और इनको यहाँ से निकालकर बाहर कीजिए, ये देश आपका है और आप ही के लिए है। ठीक, साथ ही साथ स्वदेशी पर बल, यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, इन सभी कारणों में आर्थिक विषमता जो उत्पन्न हुई वो थी विदेश उद्योग धंधों के नष्ट होने से। तो ऐसा क्या किया गया कि राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए स्वदेशी पर बल दिया गया। जैसे अभी भी आधुनिक समय में देखते हैं आप, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम थोड़े से महंगे होते हैं तब भी खरीद लेते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेड इन इंडिया है। तो ठीक इसी तरह उस समय भी एक स्थिति बनी, एक विचारधारा का प्रचलन हुआ, संचालन हुआ कि जो भारत में बनी हुई वस्तुएं हैं उन्हें ही खरीदा जाए, और उससे क्या होता है कि राष्ट्रीयता की भावना आपस में बढ़ती है, राष्ट्रवाद से प्रेरित होते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने भारत में राष्ट्रवाद के उदय की परिस्थितियों के बारे में पढ़ा। आगे इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आधुनिक भारत में आजादी कैसे आती है, विभिन्न तरह के आंदोलन कैसे संचालित होते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे।